दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों 140वीं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर किताबी दुनिया प्रेमचंद विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित संस्मरणात्मक लेख प्रेमचंद स्मृति। सुनिएगा। प्रेमचंद स्मृति। प्रेमचंद आरंभ में उर्दू के लेखक थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय और उससे कुछ पहले के वर्षों में कानपुर का ज़माना एक उच्च कोटि का मासिक समझा जाता था। 1915 के आसपास उसी में मुझे प्रेमचंद के नाम और उनकी लेखनी से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला, लेकिन उनके दर्शन का मौका बहुत पीछे मिला। उनकी लेखनी का लोहा उस समय भी लोग मानने लगे थे, किंतु उनकी शैली में जो एक बड़ा गुण था उसे ही उनके समसामयिक हिंदी और उर्दू के कितने ही विद्वान दोष समझते थे। प्रेमचंद का जीवन जैसा सीधा साधा था, उसी तरह वे अपनी लेखनी को भी अनावश्यक कृत्रिम साजबाज से सजाना पसंद नहीं करते थे। साधारण जनजीवन उन्हें प्रभावित करता था, उसी से प्रेरित होकर उनकी लेखनी चलती थी। वे चाहते थे कि जिस उद्देश्य से वह लिख रहे हैं उससे अधिक लोग लाभ उठा सके। वे बहुजन हित के पक्षपाती थे और बहुजन हिताय लिखते थे। इसलिए भाषा को बेकार बोझिल बनाना तथा अपनी पंडिताई को प्रकट करने के लिए दूसरे उर्दू लेखकों की नकल करना उन्हें पसंद नहीं था। वह अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल हुए। सफलता से मेरा मतलब आर्थिक सफलता से नहीं, वह तो भारतीय लेखकों के लिए अभी भी दूर की बात मालूम होती है, किंतु उनकी कृतियों का स्वागत जिस तरह हुआ उसे हम सफलता कह सकते हैं। 6 वर्ष बीत गए। मैं सारे भारत का 2 बार चक्कर लगा चुका था और अब 1921 में छपरा जिले में आकर असहयोग आंदोलन में काम करते हुए गांव-गांव की खाक छान रहा था। 1-2 दिन वहां के एक गांव रेवतिया में रहना पड़ा। वहां प्रेमचंद के दर्शन दूसरी बार हुए, अभी साक्षात नहीं, केवल उनकी कृतियों द्वारा ही। अब प्रेमचंद हिंदी के लेखक के तौर पर सामने आए थे। जिस परिवार में मैं मेहमान था वो बहुत सुशिक्षित परिवार नहीं कहा जा सकता था। सुशिक्षित परिवार का अर्थ उस समय अंग्रेज़ी की शिक्षा ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की नकल में भी कुशल होना माना जाता था। ऐसे परिवार हिंदी या उर्दू में बहुत कम रुचि रखते थे, इसलिए वहाँ प्रेमचंद के स्वागत की आशा नहीं हो सकती थी। रेवतिया के जैसे ग्राम में प्रेमचंद की 2-3 कृतियों को देखकर मुझे मालूम हुआ कि प्रेमचंद ने हिंदी पाठकों को एक नई और उच्च दिशा में आकृष्ट किया है। जासूसी उपन्यास और उसी तरह के दूसरे सस्ती रुचि के साहित्य पढ़ने वाले हिंदी में तब भी काफ़ी मिलते थे। जो लोग अंग्रेजी शिक्षा से वंचित थे उनके लिए यह छोड़ दूसरा साहित्यिक मनोरंजन का कोई सुलभ साधन नहीं था। सारे असहयोग काल और उसके बाद के भी कितने ही वर्षों तक राष्ट्र की नब्ज पहचानने वाले प्रेमचंद एक के बाद एक अपनी प्रेरणादायक कृतियों द्वारा पथ प्रदर्शन करते रहे। इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्वीकार करना पड़ेगा कि 1920 से 1930 के 10 वर्षों में प्रेमचंद ने राष्ट्रीयता, राजनीतिक जागृति, उच्च आदर्श के प्रसार में जितना काम किया उतना बहुत से लेखकों ने मिलकर भी नहीं किया। 6 वर्ष और बीते। शायद 1926 का साल था। समय समय पर मैंने और भी प्रेमचंद की कृतियों को पढ़ा। उससे भी अधिक पढ़ने की इच्छा थी, जिसे अब भी पूरा नहीं कर सका। प्रेमचंद की लेखनी पर मुझे कभी दुर्भाव नहीं पैदा हुआ। कविता हो या गद्य साहित्य, भारतीय हो या विदेशीय, बहुत कम लेखक मुझे प्रभावित करते हैं। बाज़ वक्त इसके कारण मुझे अपने ऊपर अविश्वास होने लगता है, किंतु साथ ही कुछ साहित्यकार तो मुझे प्रभावित भी करते हैं। ऐसे ही साहित्यकारों में मैं प्रेमचंद को मानता हूँ। नहीं कह सकता किस समय प्रेमचंद स्थायी तौर से बनारस में रहने लगे, लेकिन बनारस ही में उनके साक्षात दर्शन का अवसर मिला। इसे मैं दर्शन ही कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक स्मरण है हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। बड़े आदमी को बड़े रूप और टिम टाम में रहना चाहिए, यह ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं आया। इसलिए उनकी सीधी सादी दुबली पतली मूर्ति और अर्ध मंगोलाइट चेहरे को देखकर मुझे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उन्होंने लेखनी द्वारा जिस साधारण जन की सेवा का व्रत लिया था वह वेशभूषा उसके बिल्कुल अनुरूप थी। मेरे सामने प्रेमचंद की भाषा पर एक उर्दू के ख्यातनामा लेखक और कवि ने आक्षेप किया था कि वह उर्दू नहीं जानते, वह तो पूरब की बोली में लिखते हैं। मैं जानता था कि यह साहित्यिक महाशय लखनऊ के उन नवाबों के वर्ग के हैं जो समझते थे कि गेहूं का कोई दरख्त होता है।
उनको केवल नगर के शिक्षित मध्यवर्ग के जीवन का परिचय था। वे अपने वर्ग के और कितने ही शिक्षितों की तरह परम कुपमंडुक थे। उनकी लच्छेदार उर्दू में अरबी के शब्द भरे पड़े रहते हैं। शायद वह स्वयं यदि उपन्यास या कहानी लिखते, सौभाग्य से खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, तो वह होरी के मुंह से भी अपनी पसंद की भाषा कहवाते। हिंदी के कुछ साहित्यिकों का भी कहना था कि उनकी हिंदी में भाषा की मजाई और गहराई नहीं है। मजाई के बारे में मतभेद होने की गुंजाइश है, क्योंकि प्रेमचंद से पहले भी चाहे कुछ उपन्यास लिखे गए हो, लेकिन उन्हें विश्व के उपन्यासों के सामने रखा नहीं जा सकता। प्रेमचंद का इस विषय में पहला प्रयास था। उनके सामने अभी मजाई ऐसी भाषा तैयार नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें इस मजाई के काम को भी करना पड़ता था। और प्रथम प्रयास होने से यदि वह कहीं उतनी चिकनी और सुडौल नहीं मालूम होती, तो उसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गहराई न होने का आक्षेप तो बिल्कुल उपहासास्पद है। विदेशी भाषाओं में अनुवादित होने पर यह भावगांभीर्य ही है जो कि लेखक का लोहा मनवाता है। अब भी प्रेमचंद के कुछ समसामयिक साहित्यिक हैं जो अपने विरोधी विचारों पर दृढ़ रहना चाहते हैं। मुबारक हो उनको वे अपने विचार जो अधिक से अधिक 20-25 साल तक और उनके साथ जी सकते हैं। मूल हिंदी के पढ़ने पर तो शायद उपन्यास के आरंभिक काल की भाषा कहीं कहीं कुछ खटके भी, किंतु अनुवाद में तो वह बिल्कुल सुंदर मजी हुई भाषा का रूप ले लेता है। अंतिम बार जब प्रेमचंद के दर्शन का अवसर मिला, उस समय तक हम दोनों एक दूसरे से खूब परिचित हो चुके थे। कितनी ही बार भेंट मुलाकात और बातचीत भी हो चुकी थी। 1931 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स का हिंदी अनुवाद मैं और आचार्य नरेंद्र देव कर रहे थे, जो कि प्रेमचंद जी के ही प्रेस में छप रहा था, और आगे की राजनीतिक गड़बड़ी के कारण वह पूरा नहीं हो सका। अब मैं एक तजुर्बे का पर्यटक ही नहीं था, बल्कि साल के 7-8 महीने तिब्बत या किसी दूसरे देश की यात्रा में बिताता था। जाड़ों में सारनाथ गया हुआ था। वार्षिकोत्सव का समय था। इसी समय मेरे वहाँ उपस्थित रहने की संभावना थी। एक दिन प्रेमचंद जी आए। उनका गांव सारनाथ से मील 1.5 मील ही पर है। उसके बाद मैं अनेक बार उनके जन्मग्राम में भी हो आया हूँ, जहाँ मुझे एक टूटी हुई मूर्ति का सिर मिला था। यह किसी देवता की मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक प्राग इस्लामिक या आदि इस्लामिक काल के पुरुष की मूर्ति थी, सो भी किसी कायस्थ की। सिर के केशों की बनावट तथा गांव के कायस्थों की प्रधानता इसी की ओर संकेत करती है। हो सकता है कि वह प्रेमचंद के किसी पूर्वज की ही मूर्ति हो। मूर्ति मैंने प्रयाग म्यूजियम में भिजवा दी। वहाँ चटाई पर बैठे हुए जब हम दोनों बात कर रहे थे, तो उस समय मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि यह हमारी अंतिम बातचीत है। जाड़ों के बीतने के साथ मैं तिब्बत गया और वहीं उनके निधन की खबर मिली। उनकी कृतियों के जितने श्रेष्ठ नायक हैं, उन्हीं की मूर्ति प्रेमचंद के रूप में मुझे उस दिन सामने दिखाई पड़ी। प्रेमचंद भारत के अमर लेखक, अमर कलाकार हैं। उन्होंने साहित्यिक मनोरंजन और उच्चादर्श के लिए अंतःप्रेरणा का ही सफल प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी लेखनी द्वारा 20वीं शताब्दी की 3.5 दशाब्दियों के लोक जीवन का स्वरूप, लोक इतिहास बड़ी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ चित्रित हुआ है। कुछ ही समय बाद, जिसके जानने का हमारे पास कोई अच्छा साधन नहीं रह जाएगा, उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा इतिहास के संक्रांति काल के इन आवश्यक पत्रों को लिखकर सुरक्षित कर दिया। शताब्दियाँ बीतती जाएंगी। प्रेमचंद की देखी भाली, खेली खाई, रोई गाई दुनिया का कहीं पृथ्वी पर पता नहीं रहेगा। उस वक्त पाठकों के लिए प्रेमचंद का यह चित्रण कम मनोरंजक और उत्साहवर्धक नहीं होगा। प्रेमचंद का विश्व के साहित्यकारों में क्या स्थान होगा, इसका अनुमान आप इसी से कर सकते हैं कि रूस के प्रसिद्ध लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में हर साल प्रेमचंद दिवस मनाया जाता है। उनके गोदान को सुंदर कृति समझकर रूसी भाषा में अनुवाद किया गया है। रूस ने साम्यवादी जगत की ओर से प्रेमचंद का स्वागत किया है, इसमें संदेह नहीं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।